अब एक्चुअली यहाँ पे जो भी लिखा है ना मैंने तुमको पहले ही पढ़ा दिया, अभी बताया मैंने तुमको, अभी बताना चाहिए था बट इट्स फाइन। देखो अभी टॉपिक आ जाता है कंजर्वेटिज्म वर्सेस रेवोल्यूशनरी। ठीक है, तो 1815 और 1830 में जब ट्रीटी ऑफ वियना साइन हो गई, उसके बाद द यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन, ई है ये वैसे सी समझ लोगे तुम, वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। अब यूरोपियन गवर्नमेंट्स में रिवॉल्यूशन नहीं दिखना था, लिबर्टी, इक्वालिटी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म जो हमने आइडियोलॉजीज अभी पढ़ी, नो, अब आ गया कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता था? सो कंजर्वेटिव बिलीव्ड इन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे जो पहले ऑटोक्रेसी रहती थी उस पे बिलीव करते थे, मोनार्की पे बिलीव करते थे, चर्चेस जो होते थे ना उन पे बिलीव करते थे, मतलब क्लर्जी पे बिलीव करते थे, फ्यूडल सिस्टम पे बिलीव करते थे। तो फ्यूडल सिस्टम कहते हैं सोशल हायरार्की तो था, सोशली जैसे क्या हो गया था इंडिया में भी हमने कास्ट सिस्टम में उनके ऑक्यूपेशंस के बेस पे उनको एक हायरार्कीज में डाल दिया था, राइट। सो वैसे ही फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट जो आप चीज देखते हो, तो उधर क्या हो गया था, लोगों को अपने मतलब स्टेट्स मतलब उनको सोशल हायरार्कीज में डिवाइड कर दिया था। तो सोशल हायरार्कीज पे बिलीव करते थे और उनको लगता था ये मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज इन्हें हमें बचा के रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, ये इन चीजों को इंपॉर्टेंस देते थे। However, many did not wanted to return to old conservative methods। पहले जैसे हम कंजर्वेटिव मेथड्स पे रहते थे ना, उनको एकदम 100% उस पर रिटर्न नहीं होना था। उनको चाहिए था कि भैया नेपोलियन ने कुछ अच्छी चीजें भी इंट्रोड्यूस की है ना, और उन चीजों को हमें हमारे कंजर्वेटिज्म में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जैसे एक मॉडर्न आर्मी, जैसे एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, मैंने ऑलरेडी समझा दिया तुमको, इसमें बता नहीं रहा अभी, डायनामिक इकोनॉमी एंड अबॉलिशन ऑफ सर्वडम। सर्वडम मैंने तुमको पहले ही बता दिया है ना। सर्वडम क्या होता है? मतलब एक लैंडलॉर्ड होगा और उसी के लैंड पे जो पीजेंट्स हैं उनको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, है ना। वो लैंड चेंज नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, खुद के लाइफ के डिसीजन नहीं सकते अपने लैंडलॉर्ड के परमिशन के बगैर। सो दिस वाज सर्वडम। तो उनको लगा हम सर्वडम को निकाल दे, एक मॉडर्न आर्मी ला ले, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी ला ले, डायनामिक इकोनॉमी ला ले, तो हमारी जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है, हमारी जो ऑटोक्रेसी है, ये स्ट्रेंथन हो सकती है। नाउ दे डिड नॉट टॉलरेटेड क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट। अगर आप, है ना, जैसे आज क्या हो सकता है, अगर हमें करंट रूलिंग पार्टी पे कोई भी ऐसे डाउट हो, हमें वो अच्छी ना लगे, तो हम सोशल मीडियाज का यूज करके या किसी भी प्रकार से, कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन अस द प्रोविजन कि हम हमारे हेट को एक रिस्पेक्टेड वे, एक डिग्निफाइड वे में हम क्या कर सकते हैं, हमारे हेट को, नफरत को हम उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं फ्रीली। ठीक है, सो ये जो क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट था ये आज के जमाने में है। लिबरलिज्म इस आइडियोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करता है कि हाँ आप क्रिटिसिज्म डिसेंट कर सकते हो अगर आपको जो गवर्न कर रहा है वो आपको पसंद नहीं है। डेमोक्रेसी में होता है ये, ऑटोक्रेसी में नहीं होता ये। ठीक है, सो उनको ये क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट बिल्कुल टॉलरेटेड नहीं था। दे सॉट टू कर्व, यानी रिस्ट्रिक्ट, बंद कर दो एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी, उनकी लेजिटिमेसी। मतलब लेजिटिमेसी इसका मतलब क्या है, उन्होंने जितने भी रूल्स बनाए, जितने भी सोशल ऑर्डर्स बनाए, है ना, जो भी फ्यूडल सिस्टम बनाए, इनको अगर कोई क्वेश्चन करे, इनको अगर कोई क्वेश्चन करे तो उन्होंने जो सिस्टम, जैसे अब इसका मतलब क्या है, इन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसको लोगों को पत्थर की लकीर मानना है। मतलब इट इज फॉर श्योर कि बस उसी पे ही ध्यान देना है, उसको चेंज करने के बारे में सोचना ही नहीं है। बट अगर कोई इनके एक्टिविटीज को क्वेश्चन करे, है ना, कि इन्होंने फ्यूडल सिस्टम ला लिया, सोशल हायरार्कीज ला ली, इक्वालिटी को एकदम, कहाँ गई, दिख ही नहीं रही, अरे ऐसा हो गया, तो ऐसे ये क्या हो गया, इनके रूल और इनकी रूल पत्थर की लकीर, इनके रूल्स पत्थर की लकीर। और अगर आप इनके एक्टिविटीज को क्वेश्चन करो, दैट मींस यू आर क्वेश्चनिंग देयर पत्थर की लकीर, यू आर क्वेश्चनिंग देयर लेजिटिमेसी। एंड वो सेंसरशिप भी लगाते थे। अब सेंसरशिप क्या होता है, जैसे बहुत सारे प्लेस, है ना, बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्लेस होते हैं, पोएम्स लिखे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में नई नई चीजें छपी जाती है, तो क्या होता है, अब अगर जैसे इंडिया के टाइम पे आप प्रिंट कल्चर में पढ़ोगे कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी डे टू डे लैंग्वेजेस में जिसमें हम बात करते हैं, एक रीजन की लैंग्वेज, है ना, जैसे यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ तो महाराष्ट्र में मराठी चलती है, ओडिशा में ओडिया चलती होगी, तो वैसे ही ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थे उनमें सेंसरशिप लगाई जाती थी। मतलब क्या, जो भी चीजें प्रिंट हो रही है उस पे गवर्नमेंट चेक लगाएगा, वो देखेगा, वो खुद पढ़ेगा कि आप कुछ गलत क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहे, आप इनके एक्टिविटीज के अगेंस्ट, है ना, कोई सपोर्ट तो मोबिलाइज नहीं कर रहे, आप इन्हें अपोज तो नहीं कर रहे, तो वो सेंसरशिप होता है। ठीक है, आप सारी चीजें चेक करते हो कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे हमारे अगेंस्ट ये सपोर्ट को मोबिलाइज, इकट्ठा तो नहीं कर रहे। अब ये सारी चीजें थी कंजर्वेटिव्स की। अब अगर हम रेवोल्यूशनरी की बात करें तो इनका अपने आप में मैटर चलता रहता था। ठीक है, तो रेवोल्यूशनरी वो थे जो कंजर्वेटिव्स को अपोज करते थे, लिबरलिज्म, नेशनलिज्म, ऐसी आइडियोलॉजीज को मानते थे। एंड आपके बुक में गुइसेपे मजीनी एक बहुत इंपॉर्टेंट इटालियन रेवोल्यूशनरी है। अब ड्यूक मेटरनिच जो थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने मतलब वो ऐवे बहुत सारे स्टेटमेंट्स लेते थे। तो जैसे आपने एक बहुत फेमस कहावत, मतलब कहावत
तो नहीं कहेंगे, बट उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया था, व्हेन फ्रांस नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। पढ़ेंगे हम, इसी के बाद ही पढ़ेंगे। तो उन्होंने वैसे ही एक और स्टेटमेंट पास किया था, उन्होंने गुइसोपे मजीनी को इतना खतरनाक समझा दैट ही डिक्लेयर्ड हिम मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। यानी उनका जो सोशल ऑर्डर था, है ना, उन्होंने ये सारी चीजें जो एस्टैब्लिश की थी, ठीक है, तो उन सबका सबसे डेंजरस एनिमी था ये। यानी अगर इन सारे सोशल ऑर्डर्स को कोई पलट सकता है, रेवोल्यूशन ला सकता है, लिबरलिज्म जैसी आइडियोलॉजीज को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, तो वो गूदा रखता है गुइसोपे मजीनी। अब गुइसोपे मजीनी की हिस्ट्री की बात करें तो वो 1805 में जिनोवा में बॉर्न हुए थे। जिनोवा इज अ प्लेस इन इटली, ठीक है। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ कार्बोनरी। जैसे अलग अलग उस टाइम सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश हुआ करती थी। एंड इफ यू आर अ रेवोल्यूशनरी, यानी जो ट्रीटी ऑफ वियना ने रूल्स बनाए हैं आप उनको अपोज कर रहे हो, उसका मतलब ये होता था। तो मतलब बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज, अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटीज होती थी जिनमें सपोर्ट मोबिलाइज किया जाता था कंजर्वेटिस्ट लोग के अलग, कंजर्वेटिस्ट लोगों के अगेंस्ट। एंड ये सारी चीजें अंडरग्राउंड चलती थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम द यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। सारी जगह कंजर्वेटिज्म था, इसलिए खुले में नहीं कर सकते थे। फिर 1815 से 1830 के बाद फिर जुलाई रेवोल्यूशन हुआ फ्रांस में, एंड उसके बाद फिर रेवोल्यूशनरीज ने अपना गूदा जमाया। तो he was born in Genoa and he became a member of Carbonari. It was a secret society. At the age of 21, मात्र 21 साल की उम्र में he was sent to exile for attempting a revolution at Liguria. यानी बचपन से ही वो था कि हमको रेवोल्यूशन करना है एंड इन कंजर्वेटिज्म को धूल चटानी है, ठीक है। He found two secret societies. पहला यंग इटली इन मार्सेलिस एंड यंग यूरोप इन बर्न। उसने ऐसे दो सीक्रेट सोसाइटीज को फाउंड किया जिसके मेंबर्स वही लोग, उसके जैसे यंग मतलब यंग लोग थे जो रेवोल्यूशन चाहते थे, जो इस कंजर्वेटिज्म को अपोज करना चाहते थे, जो इस सोशल हायरार्कीज पे बिलीव नहीं करते थे, वैसे ही लोग थे इन सोसाइटीज के मेंबर्स। ही बिलीव्ड दैट नेशंस आर नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मतलब उनको ऐसा लगता था दैट गॉड हैड इंटेंडेड, गॉड ने ही ऐसा बोला है कि नेशंस मैनकाइंड के यानी सारे लोगों के यूनिट्स हैं, ठीक है। मतलब जो लोग अगर किसी नेशन में रह रहे हैं तो उन सारे लोगों का वो नेशन है, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग रूल्स, उसको गवर्न कैसे करना है, देश को चलाना कैसे है। जब लोग देश बना रहे हैं तो ये चीजें भी लोगों को डिसाइड करनी चाहिए। एक अकेला आदमी, एक अकेला राजा क्या ये देश बना रहा है? नहीं बना रहा। तो फिर उस एक राजा को आप इतना इंपॉर्टेंस कैसे दे दो कि वही देश को गवर्न करेगा, जिसको किसी ने चुना भी नहीं, वो तो बस आ गया मोनार्की, सोशल हायरार्कीज की वजह से। तो ये चीजें को अपोज करते थे गुइसोपे मजीनी। ये बात थी इसकी। अब हम पढ़ेंगे जुलाई रेवोल्यूशन, फिर हम पढ़ेंगे 1848 का लिबरल रेवोल्यूशन। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इसी के साथ ये वाला पार्ट खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप समझाओ।